'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. टेक्नोरवेज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, एक और कमाल की अनबॉक्सिंग आप लोगों के लिए। ये है Oppo का Reno 11 Pro 5G। अब ये स्मार्टफोन चाइना के अंदर नवंबर में लॉन्च हुआ था और इंडिया में इसकी बातें हो रही है कि ये हमें जनवरी या फरवरी में देखने को मिलने वाला है। एनीवेज, Reno 11 Pro 5G के बारे में आज आपको सब कुछ बताएंगे कि ये कितना खास फोन है। बाकी बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है। बॉक्स में आपको फोन मिलेगा ऑब्वियसली, उसके साथ आपको एक 100 वॉट का चार्जर मिलता है, आपको टाइप सी केबल और साथ ही साथ आपको एक अच्छी क्वालिटी का बैक केस भी उन्होंने प्रोवाइड किया। फोन की तरफ आते हैं, सबसे पहली चीज जिसने मुझे अट्रैक्ट करी है वो है इसका डिजाइन। जो मेरे पास कलर है ये टॉर्क्यूस ग्रीन है। आपको मैं स्क्रीन पर इसका नाम दिखा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रोनाउंस होता है। मैं इतना खास नहीं हूं इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में, बाकी दिखने में बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। ऐसा टेक्सचर स्मजेस जैसा फील आ रहा है, हम ऐसे कहूँगा। उंगलियों के निशान नहीं पड़ते, मैट इफेक्ट है। और ये बैग जो है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है कि ये पॉलीकार्बोनेट है या ग्लास। लेकिन ओप्पो की हिस्ट्री उठा ले तो उनके प्रीमियम फोन्स में ज़्यादातर उन्होंने ग्लास बैग ही दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ग्लास। और पीछे से भी कर्व्ड आपको देखने को मिलता है। फ्रेम्स आपको पॉलीकार्बोनेट मिलते हैं और फोन बहुत ही स्लिम है, 8.2 mm की थिकनेस और 190 ग्राम। तो फ्लैगशिप फोन के हिसाब से जो उन्होंने इसका जो फ्लैगशिप मतलब अपर मिड रेंज के हिसाब से उन्होंने इसका जो बिल्ट दिया है वो अच्छा है, मतलब फॉर्म फैक्टर काफी अच्छा है। वैसे साथ ही साथ आपको नीचे की तरफ सिम ट्रे से डुअल सिम लगा सकते हैं। माइक और टाइप सी पोर्ट, एक स्पीकर नीचे एक ऊपर की तरफ, तो डुअल स्टेरियो स्पीकर्स आपको मिलते हैं। ऊपर आपको आयर ब्लास्टर भी दिया, एक माइक और दिया, तो डुअल माइक का आपको सपोर्ट मिलता है। राइट में पावर बटन, उसके ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर विच इज क्वाइट गुड, क्वाइट फास्ट। इसमें हैप्टिक्स के लिए अलग से एक्स लीनियर एक्सिस मोटर वगैरह भी दिया है। तो जो वॉल्यूम बटन से लेकर हर जगह पर आपको जो हैप्टिक्स मिलेंगे वो बहुत ही कमाल के मिलेंगे। बाकी आईपी रेटिंग्स की यहाँ पर कोई बात की नहीं गई तो उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो फॉर्म फैक्टर, इसका जो लुक एंड फील है, जो कैमरे का जो लेआउट है वो भी कितना डिफरेंट है। आप देखेंगे एक अलग से स्फेरिकल लेंस अलग दिया है, बाकी के सेंसर्स अलग दिया है, तो दिखने में बहुत डिफरेंट लगता है। तो डिजाइन के हिसाब से ओप्पो ने थोड़ा अच्छा काम किया है। डिस्प्ले की बात करते हैं, आपको 6.74 इंच की फुल एचडी प्लस की एक कर्व्ड डिस्प्ले मिलती है। यस, ये काफ़ी प्रीमियम आपको डिस्प्ले सपोर्ट मिलता है। आप इसमें भी बहुत लोगों के ख्यालात है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें फ्लैट ही अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग कुछ है जो बोलते हैं हमें कर्व्ड डिस्प्ले वाले फोन्स भी पसंद है। मुझे जो सेमी कर्व्ड होता है ना, जो बहुत कम स्टाइल कर्व्ड होता है, वो वैसे वाले डिस्प्ले पसंद है जो सैमसंग S22 अल्ट्रा में है, तो वो कंफर्टेबल रहता है। वैसे पंचोल सेंटर में छोटा है, चिन भी बहुत कम आपको मिलती है, स्क्रीन टू बॉडी रेशो बढ़िया है, स्क्रीन गार्ड भी पहले से लगा कर दिया है। ये 10 बिट वाली डिस्प्ले, तो कलर्स वगैरह इसके बहुत अच्छे थे और जो पीक ब्राइटनेस इसकी है वो 1600 निट्स की, विच इज क्वाइट गुड। आउटडोर विजिबिलिटी, इंडोर के अंदर जो वीवी एंगल्स थे वो सब कुछ बहुत ही कमाल के थे। डिस्प्ले में कौन सी प्रोडक्शन उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन आपको 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट मिलती है, तो स्मूथनेस बहुत ही कमाल की आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल काफी अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले इस्तेमाल किया, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 काफी अच्छी चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर 4 nm पर ये चिपसेट है, बहुत ही बैटरी एफिशिएंट है। और यहाँ पर एंटूटू स्कोर्स कमाल के निकल कर आए थे, 1 मिलियन से ज्यादा थे। सीपीयू थ्रॉटल में भी मैं सरप्राइज्ड हो गया। बहुत कम चाइनीज फोन्स ऐसे मेरे पास आते हैं जिनमें सीपीयू थ्रॉटल अच्छा परफॉर्म करता है और ये उनमें से एक है। 84% के आसपास स्कोर आया और 43 डिग्री सेल्सियस इसमें मैक्स हीट हुआ, तो मैं बहुत सरप्राइज्ड होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि चाइनीज वेरिएंट हमने जितने भी इस्तेमाल किए ज्यादातर ऑप्टिमाइज प्रॉपर होते ही नहीं। आई डोंट नो व्हाई, वहाँ के लोग कैसे इस्तेमाल करते होंगे, बट एनीवेज अच्छी चीज है कि उन्होंने इस मामले में ख्याल किया। LPDDR5X आपको मिलता है और UFS 3.1 है, UFS 4 नहीं, UFS 3.1 आपको मिलता है। बाकी इसमें ऐप ओपन क्लोज, मल्टीटास्किंग, स्पीड वगैरह वैसे तो नॉर्मली बहुत स्मूथ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेस वेरिएंट इसका अच्छा है। 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज से स्टार्ट होता है, विच इज क्वाइट गुड। बाकी इसमें हमने गेम्स वगैरह सब डालकर खेला, वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ओवरऑल जो उन्होंने कंट्रोल किया, क्योंकि चिपसेट बहुत अच्छी है। स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 के थर्मल्स बहुत अच्छे। 8 Gen 1 में इतना इश्यूज हो रहे थे, तब जाके क्वालकॉम ने वापस से 8+ Gen 1 लाया ताकि उसके जो दाग है वो धुल जाए। तो हमें फोन में एटलीस्ट उन चीज़ों की वजह से कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है। सॉफ्टवेयर के लिए इसमें Android 14 है और बाकी ColorOS 14 पर ये बेस्ड है। तो इंडिया में भी ऐसा लग रहा है कि भाई अभी बहुत सारे फोन जो हमें हाल ही में 2-3 चाइनीज फोन्स अनबॉक्सिंग किया, सब में Android 14 निकल कर आया। इससे ये पता चलता है कि जनवरी से जो भी इंडिया में फोन्स लॉन्च हो गए ना 2024 में, तो सब में Android 14 ही होगा आउट ऑफ द बॉक्स, और मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था। तो इसमें भी हमें इंडिया में उम्मीद करते हैं कि Android 14 और ColorOS 14 देखने को मिलेगा। बाकी तो चाइनीज वेरिएंट, चाइनीज ऐप्स लगे हुए, तो ज्यादा मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता हूँ। और क्या क्या मैं सोचूंगा, एक Realme UI का जो आएगा 5 और ColorOS 14 पर एक कंबाइंड वीडियो बना दूंगा, तो क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे।
बैटरी की बात करेंगे 4700 mAh की आपको बैटरी मिलती है। इस हिसाब से फोन को थोड़ा उन्होंने स्लिम किया है और साथ में 80 वोट चार्जिंग का सपोर्ट है। बॉक्स में तो 100 वोट दिए बट 80 वोट का आपको मैक्स सपोर्ट मिलता है और 0 to 100% आपको 40 मिनट्स लगते हैं इसको फुल चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पर चार्जिंग टाइम इज गुड, थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि 4700 mAh की आपको बैटरी मिलती है, आधा घंटे के अंदर हो जाना चाहिए था। एनीवेज यहाँ पर बैटरी का डिटेल हमने भी चेक किया नहीं, चाइनीज वेरिएंट है, बट उम्मीद करते हैं कि इंडिया में आए तो कुछ अच्छा बैकअप मिल जाए। फाइनली कैमरे की बात करते हैं। ओप्पो का फोन कैमरा अच्छा ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि फीचर्स भर भर के देते हैं। यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर मिलता है, f1.8 का एपर्चर और OIS के साथ आता है। 4K 60 FPS पे आप मैक्स शूट कर सकते हैं। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड, ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, क्योंकि अल्ट्रावाइड सेंसर अक्सर अपर मिड रेंज फोन्स में ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट इसमें सिर्फ 8 मेगापिक्सल ही दिया है। बट एनीवेज उनकी ऑप्टिमाइजेशन होगी तो देखते हैं कि क्या खास करता है। बाकी 32 मेगापिक्सल की टेलीफोटो सेंसर दिया गया है। इसमें 2x आपको हाइब्रिड ऑप्टिकल जूम मिलता है और 20x आपको डिजिटल जूम मिलता है। इसके भी फोटोज में आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको जूम फोटोज लेना है तो आप ले सकते हैं। बाकी 720p पे 480 FPS पे आपको स्लो मोशन मिलता है, जो कि अच्छे क्वालिटी के स्लो मोशन आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। रही बात सेल्फी की, तो 32 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी मिलती है, जिसमें आपको 2x जूम मिलता है। सेल्फी में आप 2x जूम में यहाँ पर फोटोज निकाल सकते हैं, जो कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकल कर आई है, आप देख सकते हैं। और इसमें भी मैक्स आपको 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है वीडियो में। तो सेल्फी में भी काफ़ी अच्छा सेंसर भी यूज़ किया गया है और आपको क्वालिटी भी वीडियो की जो दिया आपको 4K तक की दिया है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया गया। बाकी रियर में पोर्ट्रेट में भी आपको 2x जूम मिलता है और रियर की फोटोज भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे निकल कर आए। सारे सैंपल्स आपके सामने ही। ओप्पो के फोन्स में ऑप्टिमाइजेशन रहता है। अब ये फोन में ज़्यादा मैं कंपेयर नहीं करूँगा इंडिया से, क्योंकि चाइनीज स्किन टोन, चाइनीज ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी अलग होती है। इंडिया में आएगा तो थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में अलग से ओप्पो का R&D है, तो वहाँ काम किया जाता है। बाकी तो ओवरऑल फोटोज वगैरह देखेंगे तो अच्छे, रियर सेल्फीज भी अच्छी है, शार्पनेस वगैरह सब अच्छा है। आप वीडियो क्वालिटी भी देखेंगे तो आपको स्टेबलाइजेशन दिखा रहा हूँ रियर वीडियो की, तो काफ़ी अच्छी स्टेबल वीडियोस आप निकाल सकते हैं। और सेम गोज फॉर सेल्फी में भी अगर आप स्टेबलाइजेशन देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। बाकी तो आपको यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रहेगा तो गूगल ड्राइव के अंदर लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक में छोड़ दूंगा। इंडिया में आएगा तो अलग से उसको जज करेंगे। फाइनली बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो ये आपको 12GB रैम 256GB स्टोरेज से स्टार्ट होता है और चाइना के अंदर अगर मैं इंडिया से कन्वर्ट करके बताऊं तो 41,000 से स्टार्ट होता है। उसके ऊपर आपको 12GB रैम 512GB स्टोरेज है, वो 44,000 है। देखा जाए तो प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में आते आते ये और भी महंगा हो जाएगा। और ओप्पो के फोन्स, वीवो के फोन्स जब भी आप देखोगे तो थोड़े एक्सपेंसिव साइड पर रहते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा अलग ही चलता है, उनके फैंस अलग है, उनका R&D अलग होता है, थोड़ी बहुत चीज़ें अलग दे देते हैं, तो उसका वो चार्जेस निकालते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इंडिया में आएगा तो प्राइस डेफिनेटली थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी एज ऑलवेज। बाकी फ़ोन तो अच्छा है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखा कि बहुत अच्छे से काम किया गया है, इंप्रूवमेंट्स हमने देखी है। आप इंडिया में देखते हैं कि क्या खास करते और कितना जल्दी ये लॉन्च होता है। ऐसे और इंटरेस्टिंग आपको वीडियोस देखने जो इंडिया में लॉन्च ही ना हो उससे पहले, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लाइक करिए, सपोर्ट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।